अगर ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो अभी लाइक करो और सुनो कहानी यार को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर रात मिलती हैं सुकून भरी कहानियां। सिर्फ आप। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसता खेलता शहर जहां हजारों लोग रहते हों, वह महज एक रात में कैसे वीरान बन सकता है? जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में आज भी एक ऐसा गांव है जिसके पत्थर चीख चीख कर एक दास्तान सुनाते हैं। ये कहानी है धोखे की बलिदान की, और एक ऐसे भयानक श्राप की जिसने सदियों पहले समय का रास्ता ही बदल दिया। आज हम खोलेंगे कुलधरा के उन पन्नों को जो इतिहास की धूल में कहीं खो गए हैं। समय था सन 1825, राजस्थान की धरा और उसका जलता हुआ रेगिस्तान। जैसलमेर के किले से कुछ दूरी पर बसा था एक अनोखा गांव कुलधरा। ये कोई साधारण गांव नहीं था, इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और उन्होंने उस बंजर मिट्टी को भी जीवन देना सिखा दिया था। जहां पानी एक सपना होता है, वहां इन लोगों ने हरियाली उगा दी थी। उनके घर पत्थर के जरूर थे, पर उनमें जीवन धड़कता था। गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म, जैसे प्रकृति से उनका कोई गहरा रिश्ता हो। कुलधरा के लोग सिर्फ रहते नहीं थे, वे एक परिवार थे। उनकी बोली में मिठास थी, उनके विचारों में सादगी और उनके जीवन में एक अनोखी लय। सुबह राम राम से शुरू होती और शाम मंदिर की घंटियों से गूंज उठती। खेती उनका जीवन थी, पर उनका ज्ञान, उनकी पहचान, उन्होंने पानी को संभालना सीख लिया था और शायद इसी कारण रेगिस्तान भी उनसे हार गया था। और इस गांव की सबसे सुंदर मुस्कान थी। मीठी मीठी नाम ही नहीं, एक एहसास थी। उसकी आंखों में काजल नहीं, कहानियां थीं। उसकी मुस्कान में आवाज नहीं, उजाला था। जब वह चलती थी तो उसकी पायल की छन छन पूरे गांव में गूंज उठती थी। वह कभी कबूतरों को दाना खिलाती, कभी बच्चों के साथ खेलती और कभी चुपचाप आसमान को निहारती रहती, जैसे उसे आभास हो कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। मीठी के पिता धर्मसिंह कुलधरा के मुखिया, उनकी सफेद दाढ़ी और पगड़ी उनकी पहचान थी, पर उनका असली रूप था उनका न्याय। उनका विश्वास था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। उनकी एक आवाज पर 84 गांव इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन मीठी के सामने वह सिर्फ एक पिता थे जो अपनी बेटी को हर बुरी नजर से बचाना चाहते थे। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा होता है, और इस कहानी का अंधेरा था सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान। एक ऐसा आदमी जिसके लिए इंसानियत का कोई महत्व नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था और उसके दिल में केवल वासना। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उसे कुलधरा की खुशहाली हमेशा से चुभती थी। श्रावण का महीना था। हल्की बारिश ने रेगिस्तान की मिट्टी को महका दिया था। कुलधरा में त्योहार का माहौल था। मंदिर के पास मीठी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। मीठी हंसते हुए बोली, देखो सहेलियों, इस बार बारिश ने मिट्टी को सोना बना दिया है। बाबा कह रहे थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। एक सहेली हंसी, और तेरे लिए नए झुमके भी आएंगे। सब हंसने लगती हैं, लेकिन अचानक दूर से एक आवाज आती है। घोड़ों की टाप मिट्टी हवा में उड़ने लगती है और धीरे धीरे वह हंसी खामोशी में बदल जाती है। कुछ घुड़सवार तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे, आंखों में आदेश था। ये साधारण लोग नहीं थे, ये सलीम सिंह के सैनिक थे। गांव के बीच आकर एक सैनिक जोर से चिल्लाता है, मुखिया को बुलाओ, दीवान साहब का संदेश आया है। पूरा गांव ठहर जाता है, हवा भी जैसे थम जाती है। धर्म सिंह अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा शांत है, पर आंखों में गहरी चिंता है, जैसे उन्हें आभास हो कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। मंदिर की दीवार के पीछे खड़ी मीठी उन सैनिकों को देखती है और उसकी पायल की आवाज अचानक थम जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे रेगिस्तान की ठंडी हवा एक पल में तपती लपट बन गई हो, जैसे कोई अदृश्य तूफान उनकी जिंदगी की ओर बढ़ रहा हो। और शायद यही वह क्षण था जहां से कुलधरा की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कभी कभी चीखों से भी ज्यादा भयानक होता है। कुलधरा की उस दोपहर में वही सन्नाटा पसरा हुआ था। धूप तेज थी, हवा गर्म थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ठंडक पूरे गांव में फैल गई थी, जैसे किसी ने अचानक खुशियों की सांस रोक दी हो। सलीम सिंह के सैनिकों के घोड़ों की टाप ने सिर्फ मिट्टी ही नहीं उड़ाई थी,
उसने 84 गांवों के सुकून को एक ही झटके में धूल में मिला दिया था। गांव के बीच खड़ा वह सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी चाल में घमंड था और आंखों में सत्ता का अहंकार झलक रहा था। वह अपनी कमर से एक पुराना चमड़े का फरमान निकालता है। उस फरमान को खोलते हुए उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, जैसे उसे पता हो कि अगले कुछ शब्द एक पूरे गांव की तकदीर बदलने वाले हैं। वह ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू करता है। कुलधरा के लोगों, ध्यान से सुनो, तुम्हारी किस्मत आज चमकने वाली है। हमारे मालिक जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के चेहरे पर बेचैनी, और कुछ लोग बस खामोश थे। सैनिक अपनी आवाज और ऊंची करता है। दीवान साहब ने तय किया है कि वह इस गांव की बेटी मीठी से विवाह करेंगे। एक पल के लिए समय रुक जाता है। ना हवा चलती है, ना कोई आवाज आती है, बस दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। फिर वह सैनिक एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जोड़ता है, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये दीवान साहब की मेहरबानी है। समझे तुम लोग? ये शब्द जैसे आग बनकर पूरे गांव में फैल जाते हैं। हर व्यक्ति जानता था कि सलीम सिंह की शादी का मतलब क्या होता है। वह शादी नहीं थी, वह एक ऐसी कैद थी जहां से कोई लड़की कभी वापस नहीं आती थी। मुखिया धर्म सिंह के हाथों की पकड़ उनकी लाठी पर और कस जाती है। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उनका सिर अब भी ऊंचा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हर कदम जैसे जमीन से लड़ रहा हो। उनकी आवाज में कंपन था, पर शब्दों में अडेग हिम्मत। दीवान साहब से कह देना, बेटियां सौदा नहीं होती। हम पालीवाल हैं, अपना सिर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत नहीं बेच सकते। यह सुनकर सैनिक की आंखों में क्रोध चमक उठता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। फिर सैनिक धीरे धीरे हंसता है, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ धमकी थी। वह एक कदम आगे बढ़ता है और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, बूढ़े, तुझे शायद अपनी जान प्यारी नहीं है। वह अपने हाथ से तलवार की मूठ को हल्का सा छूता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि अगला कदम क्या हो सकता है। दीवान साहब का हुक्म है, या तो कल सूरज ढलने से पहले मीठी उनके महल की डोली में होगी, या फिर। वह रुकता है, चारों तरफ देखता है और धीरे से शब्दों को और भारी बनाते हुए कहता है, परसों कुलधरा की राख पर सलीम सिंह का कब्जा होगा। पूरा गांव जैसे सांस लेना भूल जाता है। सैनिक आखिरी वार करता है, चुन लो, एक लड़की की जिंदगी या पूरे गांव की मौत। ये शब्द हवा में नहीं, हर दिल में उतर जाते हैं। मंदिर की दीवार के पीछे खड़ी मीठी सब कुछ सुन चुकी थी। उसके हाथ में रखा दही का बर्तन धीरे धीरे कांपने लगता है। उसकी उंगलियां डीली पड़ती हैं और फिर वह बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है। पत्थर पर गिरने की आवाज पूरे माहौल को चीर देती है। दही चारों ओर फैल जाता है, जैसे किसी ने सफेद सपनों को जमीन पर पटक दिया हो। मीठी स्थिर खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसका दिल तेज धड़क रहा है, जैसे हर धड़कन उसे याद दिला रही हो कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। उसकी आंखों का उजाला जो कभी मासूमियत से भरा था, अब बदल चुका था। वह उजाला अब एक गहरी, खामोश, डरावनी दहशत में बदल गया था। और उसी पल कुलधरा की कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहां से लौटना अब शायद कभी मुमकिन नहीं था। रात का वक्त था, लेकिन कुलधरा में आज कोई सोया नहीं था। आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी में वह ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर घुला हुआ था। गांव के बीचों बीच बने उस पुराने पथरीले कमरे में 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए थे। मशालों की लपटों में उनके चेहरे कभी चमकते तो कभी अंधेरे में डूब जाते। सबके दिलों में एक ही सवाल था, इज्जत या मौत। धर्म सिंह ने भारी आवाज में कहा, मेरा खून, मेरी मीठी, वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस मिट्टी की आन है। क्या हम अपनी आन का सौदा करेंगे? एक बुजुर्ग मुखिया ने जवाब दिया, नहीं धर्म सिंह, अगर आज एक बेटी गई तो कल 84 गांवों की कोई चौखट सलामत नहीं रहेगी। हम गांव छोड़ देंगे,
पर सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शतरंज की चाल चल दी गई थी। सलीम सिंह इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी हैं और वे भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने उसी काली रात का फायदा उठाया। जब गांव वाले पंचायत में व्यस्त थे, सलीम सिंह अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ दबे पांव मुखिया के घर में दाखिल हुआ। उसे पता था मीठी कहाँ है। मीठी अपने कमरे में बैठी खिड़की से रेगिस्तान की रेत को निहार रही थी। उसने सोचा था कि अगले दिन वह अपने पिता के साथ इस गांव से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सलीम सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर अपने शिकार को देखकर होती है। सलीम सिंह धीरे से बोला, सोचा था कल डोली भेजूंगा, पर तुझे देखने की तलब मुझे आज ही यहां खींच लाई। वह एक कदम आगे बढ़ा। मीठी का दिल जैसे हलक में आ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे दीवार थी। दूर रहिए मुझसे, मेरे पिता और गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, मीठी ने कांपती आवाज में कहा। सलीम सिंह जोर से हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। वे सब तो मशवरे कर रहे हैं मीठी, जब तक वे यहां पहुंचेंगे तब तक तुम मेरी हो चुकी होगी। उसने आगे बढ़कर मीठी का हाथ झटके से पकड़ लिया। मीठी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने सलीम सिंह के हाथ पर काटा, उसे जोर से धक्का दिया और चीखती हुई घर से बाहर भागी। अंधेरी रात, सुनसान गलियां और पीछे भागता हुआ वह दरिंदा। मीठी के पांव में चुभते कंकड़ उसे दर्द नहीं दे रहे थे। उसे तो बस अपनी इज्जत बचानी थी। भागते भागते वह उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गई जहां वह कभी कबूतरों को दाना डाला करती थी। पीछे से सलीम सिंह की आवाज आई, अब कहां जाएगी? इस रेगिस्तान में कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। मीठी कुएं की मुंडेर पर खड़ी हो गई। नीचे गहरा अंधेरा था और सामने मौत से भी बदतर जिंदगी। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा, अपने पिता को याद किया और जोर से चिल्लाई, मेरी मिट्टी मुझे पनाह देगी, पर तेरा नापाक हाथ मुझे कभी नहीं छू पाएगा। और इससे पहले कि सलीम सिंह उसे पकड़ पाता, मीठी ने कुएं की गहराई में छलांग लगा दी। छपाक एक आवाज हुई और फिर सब खामोश हो गया। सलीम सिंह कुएं के पास पहुंचा। उसने नीचे झांका, पर वहां सिर्फ गहरा काला पानी था। उसका घमंड टूट चुका था। वह गुस्से में तिलमिला उठा। तभी पीछे से मशालों की रोशनी आई। धर्म सिंह और पूरा गांव वहां पहुंच चुका था। जब धर्म सिंह ने कुएं के पास अपनी बेटी की पायल गिरी हुई देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्या हो चुका है। उनकी आंखें लाल हो गईं। दुख अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने रेगिस्तान की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरी और सलीम सिंह की ओर देखकर दहाड़े, तूने एक बेटी नहीं मारी, तूने इस पूरे गांव की आत्मा को मारा है। सुन ले ए सलीम सिंह, आज से यह मिट्टी तेरे लिए जहर होगी। हमारी हर चौखट, हर दीवार तुझे बद्दुआ देगी। आज के बाद इस गांव में न कोई बच्चा रोएगा, न कोई चूल्हा जलेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा वंश, तेरा घमंड सब इसी राख में दफन होगा। उसी रात 84 गांवों के लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जाते ही एक भयानक आंधी उठी, जैसे रेगिस्तान खुद उनका दुख बांट रहा हो। सलीम सिंह वहीं रुका रहा, पर श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया था। कहते हैं अगले ही दिन से उसके घर का पानी खून जैसा लाल हो गया। उसके बेटे एक एक करके रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे और हर रात उसे मीठी की पायल की छन छन सुनाई देती थी जो उसे पागल कर रही थी। अंत में सलीम सिंह उसी कुएं के पास मरा हुआ मिला जहां उसने मीठी का बलिदान लिया था। आज भी 200 साल बाद कुलधरा के वे खाली घर और वह पुराना कुआं वहीं खड़े हैं। लोग कहते हैं आज भी वहां मीठी की आत्मा भटकती है। शायद वह आज भी अपने गांव वालों के लौटने का इंतजार कर रही है, या शायद वह आज भी उस श्राप की पहरेदारी कर रही है। इसे भी मैंने पूरी तरह क्लीन, सिनेमैटिक,
11 लैब्स फ्रेंडली नरेशन में पॉलिश कर दिया है। फ्लैप्ड कॉन्सोनेंट्स, सही स्पेलिंग, करेक्ट लाइन, ब्रेक से नेचुरल पॉजेज, इमोशनल फ्लो, मेंटेन समय का पहिया घूम चुका था। 200 साल बीत गए थे, लेकिन कुलधरा के उन पत्थरों पर वक्त जैसे जम सा गया था। आज का कुलधरा अब एक गांव नहीं रहा, वह एक मुर्दा बस्ती बन चुका है। जैसलमेर की तपती धूप जब इन पीले पत्थरों पर पड़ती है तो वे सोने की तरह चमकते तो हैं, लेकिन उनमें अब वह गर्माहट नहीं रही। वहां की हवाओं में आज भी एक भारीपन है, जैसे कोई दबी हुई चीख अब भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। गांव के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा है। वह चेतावनी देता है, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना जानलेवा हो सकता है। लोग कहते हैं कि यह श्राप आज भी उतना ही गहरा है जितना उस रात था। कहानी अब एक आधुनिक दौर के लड़के की नजरों से आगे बढ़ती है। उसका नाम है आर्यन। आर्यन एक शोधकर्ता है। वह भूत प्रेत, आत्मा या श्राप जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए हर रहस्य का एक वैज्ञानिक कारण होता है। वह अपने कैमरों, रिकॉर्डर और आधुनिक मशीनों के साथ कुलधरा पहुंचा है। उसका मकसद साफ था, यह साबित करना कि यह सब सिर्फ इंसानी डर और वहम है। शाम के साये गहरे हो रहे थे। सूरज धीरे धीरे रेत के पार डूब रहा था। आर्यन उन सुनसान गलियों में चल रहा था। हर घर की चौखट अब भी वैसे ही खड़ी थी जैसे कल ही लोग इसे छोड़कर गए हों। लेकिन एक बात अजीब थी, वहां कोई पक्षी नहीं था, ना कोई चहचहाहट, ना कोई हलचल। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपने ही जूतों की आवाज एक धमाके जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ा जहां कभी मीठी ने अपनी जान दी थी। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और हल्की मुस्कान के साथ मजाक में कहा, मीठी, अगर तुम यहां हो तो कोई संकेत दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा का रुख बदल गया। तपता हुआ रेगिस्तान एक ही पल में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आर्यन के हाथ कांप गए। उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। रिकॉर्डर की सुई तेजी से ऊपर नीचे जाने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर चीख रहा हो। लेकिन कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन। आर्यन वहीं जम गया। यह आवाज किसी इंसानी जुबान की नहीं थी, ये पायल की खनक थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दूर एक टूटे हुए खंडहर की छत पर उसे एक साया दिखा, एक धुंधली आकृति जो लाल और पीले रंग के कपड़ों में थी। वह साया स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें आर्यन पर नहीं थीं, वह देख रही थी उस रास्ते को जहां से 200 साल पहले कुलधरा के लोग हमेशा के लिए चले गए थे। आर्यन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, लेकिन लेंस के पीछे उसे जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे की स्क्रीन पर मीठी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह डरावना नहीं था। उसकी आंखों में एक अनंत इंतजार था। अचानक गांव के खाली घरों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य चूल्हे जल रहे हों। बर्तनों के टकराने की आवाज, बच्चों की हंसी और औरतों की धीमी बातें। एक पल के लिए कुलधरा फिर से जिंदा हो उठा था, लेकिन सिर्फ रूहों के लिए। आर्यन घबरा गया। वो मुड़कर भागने लगा। उसे महसूस हुआ कि हजारों अदृश्य आंखें उसे देख रही हैं। भागते भागते वह गांव की सीमा पर पहुंचा, वहीं जहां कभी धर्म सिंह ने श्राप दिया था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ, यहां सिर्फ इंतजार बचा है। आर्यन बिना पीछे देखे भागता रहा। जब वह अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। गाड़ी के शीशे पर धूल में एक हाथ का निशान बना हुआ था, एक छोटा सा कोमल हाथ। आज भी कुलधरा जाने वाले पर्यटक बताते हैं कि वहां उन्हें अचानक एक गहरी उदासी महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि यह मीठी का अधूरा बलिदान है। कुलधरा आज भी उस रात के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। वह श्राप आज भी उन पत्थरों की दरारों में जिंदा है, जो किसी को बसने नहीं देता, सिर्फ गुजरने देता है। इतिहास की धूल में खोया यह गांव आज भी एक सवाल पूछता है, क्या इज्जत की कीमत एक पूरे शहर का विनाश हो सकती है? कुलधरा का सन्नाटा ही इसका जवाब। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं।
लेकिन कुलधरा की जमीन आज भी वैसी ही प्यासी है, पानी के लिए नहीं, बल्कि उन कदमों की आहट के लिए जो एक ही रात में इसे छोड़कर चले गए थे। आज जब हम कुलधरा की गलियों में कदम रखते हैं तो हमें सिर्फ पत्थर नहीं दिखते। अगर आप ध्यान से देखें तो उन दीवारों पर आज भी वह पीली मिट्टी नजर आती है जिसे कभी किसी मां ने अपने हाथों से लीपा होगा। उन छोटे छोटे झरोखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी कोई अंदर से झांक रहा हो। यह गांव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह समय का ठहराव है। एक ऐसी जगह है जहां अतीत अब भी सांस लेता है। आर्यन का अनुभव विज्ञान और विश्वास की जंग बन चुका था। वह एक तार्किक शोधकर्ता था, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया। जब वह गांव की सीमा से बाहर निकला तो उसने मुड़कर उन खंडहरों को देखा। चांदनी में नहाए वे पत्थर किसी सफेद कफन ओढ़े शरीर जैसे लग रहे थे। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, इंसान सोचता है कि उसने प्रकृति और इतिहास को जीत लिया है, लेकिन कुलधरा गवाह है कि हम कुछ नहीं हैं। हम यहां से गुजरते हैं, पर यहां की आत्माएं यहीं रहती हैं। मैंने जो देखा वह भूत नहीं था, वह एक याद थी। एक ऐसी याद जिसे न सलीम सिंह का अहंकार मिटा सका और न ही वक्त की धूल ढक सकी। आज भी कुलधरा एक अजीब विरोधाभास है, एक शापित सुंदरता। दोपहर की कड़कती धूप में भी जब कोई इस गांव के बीचों बीच पहुंचता है तो अचानक तापमान गिर जाता है। एक ठंडी लहर शरीर को छूकर गुजरती है। स्थानीय चरवाहे कहते हैं कि उन्होंने कई बार दोपहर के सन्नाटे में किसी के चक्की पीसने की आवाज सुनी है। कभी कभी हवाओं के साथ एक धीमी लोरी भी सुनाई देती है। गांव के किनारे खड़ा वह पुराना मंदिर अब वीरान है, लेकिन उसकी सीढ़ियां आज भी साफ हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर रोज उन्हें बुहारता हो। लोग कहते हैं वह मीठी है। वह आज भी उन सीढ़ियों पर बैठकर उस रास्ते को देखती है जहां से उसके बाबा और उसका गांव हमेशा के लिए चला गया था। वह आज भी इंतजार कर रही है, शायद कि कभी वह श्राप टूटे और उसके अपने वापस लौट आए। हजारों बार कोशिश की गई कि कुलधरा को फिर से बसाया जाए। कुछ लोगों ने यहां घर बनाने की कोशिश की, कुछ ने यहां रात बिताने की जिद की, लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी यहां बसने आया वह कभी टिक नहीं पाया। किसी के घर में अचानक मौतें होने लगीं, कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ऐसा लगता है जैसे वह मिट्टी अब इंसानों को स्वीकार नहीं करती। धर्म सिंह का वह श्राप जो यहां बसेगा मिट्टी में मिल जाएगा, आज भी उन पत्थरों के कण कण में बसा हुआ है। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, यह एक गांव का प्रतिरोध है उस दुनिया के खिलाफ जहां इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। सलीम सिंह का अंत बहुत बुरा हुआ। आज उसका नाम इतिहास में एक कलंक की तरह दर्ज है। उसका महल खंडहर बन चुका है और उसके नाम पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। लेकिन मीठी, वह आज भी जिंदा है। हर उस इंसान के दिल में जो स्वाभिमान की कीमत समझता है। वह अब कुलधरा की यही दो उन खामोश गलियों की धड़कन बन चुकी है। कुलधरा हमें सिखाता है कि महल और किले ढह जाते हैं, लेकिन एक इंसान का चरित्र और उसका त्याग हमेशा जीवित रहता है। रेगिस्तान की आंधियां शायद एक दिन इन पत्थरों को मिटा दें, लेकिन कुलधरा का सन्नाटा हमेशा कहता रहेगा, जहां इज्जत नहीं वहां जीवन नहीं। आर्यन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। धूल उड़ती है। कुलधरा पीछे छूट जाता है, लेकिन उसके कानों में अब भी एक आवाज गूंज रही है, एक टूटी हुई पायल की खनक और एक धीमी फुसफुसाहट, फिर आना, हम यहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसता खेलता शहर जहां हजारों लोग रहते हों, वह महज एक रात में कैसे वीरान बन सकता है? जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में आज भी एक ऐसा गांव है जिसके पत्थर चीख चीख कर एक दास्तान सुनाते हैं। ये कहानी है धोखे की, बलिदान की, और एक ऐसे भयानक श्राप की जिसने सदियों पहले समय का रास्ता ही बदल दिया। आज हम खोलेंगे कुलधरा के उन पन्नों को जो इतिहास की धूल में कहीं खो गए हैं। समय था सन 1825, राजस्थान की धरा और उसका जलता हुआ रेगिस्तान। जैसलमेर के किले से कुछ दूरी पर बसा था एक अनोखा गांव कुलधरा। ये कोई साधारण गांव नहीं था, इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और उन्होंने उस बंजर मिट्टी को भी जीवन देना सिखा दिया था, जहां पानी एक सपना होता है।
वहां इन लोगों ने हरियाली उगा दी थी। उनके घर पत्थर के जरूर थे, पर उनमें जीवन धड़कता था। गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म, जैसे प्रकृति से उनका कोई गहरा रिश्ता हो। कुलधरा के लोग सिर्फ रहते नहीं थे, वे एक परिवार थे। उनकी बोली में मिठास थी, उनके विचारों में सादगी, और उनके जीवन में एक अनोखी लय। सुबह राम राम से शुरू होती और शाम मंदिर की घंटियों से गूंज उठती। खेती उनका जीवन थी, पर उनका ज्ञान, उनकी पहचान, उन्होंने पानी को संभालना सीख लिया था। और शायद इसी कारण रेगिस्तान भी उनसे हार गया था। और इस गांव की सबसे सुंदर मुस्कान थी। मीठी मीठी नाम ही नहीं, एक एहसास थी। उसकी आंखों में काजल नहीं, कहानियां थीं। उसकी मुस्कान में आवाज नहीं, उजाला था। जब वह चलती थी तो उसकी पायल की छन छन पूरे गांव में गूंज उठती थी। वह कभी कबूतरों को दाना खिलाती, कभी बच्चों के साथ खेलती, और कभी चुपचाप आसमान को निहारती रहती, जैसे उसे आभास हो कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। मीठी के पिता धर्मसिंह कुलधरा के मुखिया, उनकी सफेद दाढ़ी और पगड़ी उनकी पहचान थी। पर उनका असली रूप था उनका न्याय। उनका विश्वास था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। उनकी एक आवाज पर 84 गांव इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन मीठी के सामने वह सिर्फ एक पिता थे, जो अपनी बेटी को हर बुरी नजर से बचाना चाहते थे। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा होता है, और इस कहानी का अंधेरा था सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान। एक ऐसा आदमी जिसके लिए इंसानियत का कोई महत्व नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था, और उसके दिल में केवल वासना। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उसे कुलधरा की खुशहाली हमेशा से चुभती थी। श्रावण का महीना था। हल्की बारिश ने रेगिस्तान की मिट्टी को महका दिया था। कुलधरा में त्योहार का माहौल था। मंदिर के पास मीठी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। मीठी हंसते हुए बोली, देखो सहेलियों, इस बार बारिश ने मिट्टी को सोना बना दिया है। बाबा कह रहे थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। एक सहेली हंसी, और तेरे लिए नए झुमके भी आएंगे। सब हंसने लगती हैं, लेकिन अचानक दूर से एक आवाज आती है। घोड़ों की टाप मिट्टी हवा में उड़ने लगती है, और धीरे धीरे वह हंसी खामोशी में बदल जाती है। कुछ घुड़सवार तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे, आंखों में आदेश था। ये साधारण लोग नहीं थे, ये सलीम सिंह के सैनिक थे। गांव के बीच आकर एक सैनिक जोर से चिल्लाता है, मुखिया को बुलाओ, दीवान साहब का संदेश आया है। पूरा गांव ठहर जाता है, हवा भी जैसे थम जाती है। धर्म सिंह अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा शांत है, पर आंखों में गहरी चिंता है, जैसे उन्हें आभास हो कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। मंदिर की दीवार के पीछे खड़ी मीठी उन सैनिकों को देखती है, और उसकी पायल की आवाज अचानक थम जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे रेगिस्तान की ठंडी हवा एक पल में तपती लपट बन गई हो, जैसे कोई अदृश्य तूफान उनकी जिंदगी की ओर बढ़ रहा हो। और शायद यही वह क्षण था जहां से कुलधरा की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सन्नाटा कभी कभी चीखों से भी ज्यादा भयानक होता है। कुलधरा की उस दोपहर में वही सन्नाटा पसरा हुआ था। धूप तेज थी, हवा गर्म थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ठंडक पूरे गांव में फैल गई थी, जैसे किसी ने अचानक खुशियों की सांस रोक दी हो। सलीम सिंह के सैनिकों के घोड़ों की टाप ने सिर्फ मिट्टी ही नहीं उड़ाई थी, उसने 84 गांवों के सुकून को एक ही झटके में धूल में मिला दिया था। गांव के बीच खड़ा वह सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी चाल में घमंड था, और आंखों में सत्ता का अहंकार झलक रहा था। वह अपनी कमर से एक पुराना चमड़े का फरमान निकालता है। उस फरमान को खोलते हुए उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, जैसे उसे पता हो कि अगले कुछ शब्द एक पूरे गांव की तकदीर बदलने वाले हैं। वह ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू करता है, कुलधरा के लोगों, ध्यान से सुनो, तुम्हारी किस्मत आज चमकने वाली है। हमारे मालिक जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के चेहरे पर बेचैनी, और कुछ लोग बस खामोश थे। सैनिक अपनी आवाज और ऊंची करता है, दीवान साहब ने तय किया है कि वह इस गांव की बेटी मीठी से विवाह करेंगे। एक पल के लिए समय रुक जाता है। ना हवा चलती है, ना कोई आवाज आती है।
बस दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। फिर वह सैनिक एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जोड़ता है, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये दीवान साहब की मेहरबानी है। समझे तुम लोग? ये शब्द जैसे आग बनकर पूरे गांव में फैल जाते हैं। हर व्यक्ति जानता था कि सलीम सिंह की शादी का मतलब क्या होता है। वह शादी नहीं थी, वह एक ऐसी कैद थी जहां से कोई लड़की कभी वापस नहीं आती थी। मुखिया धर्म सिंह के हाथों की पकड़ उनकी लाठी पर और कस जाती है। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उनका सिर अब भी ऊंचा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हर कदम जैसे जमीन से लड़ रहा हो। उनकी आवाज में कंपन था, पर शब्दों में अडेग हिम्मत। दीवान साहब से कह देना बेटियां सौदा नहीं होती। हम पालीवाल हैं, अपना सिर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत नहीं बेच सकते। यह सुनकर सैनिक की आंखों में क्रोध चमक उठता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। फिर सैनिक धीरे धीरे हंसता है, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ धमकी थी। वह एक कदम आगे बढ़ता है और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, बूढ़े, तुझे शायद अपनी जान प्यारी नहीं है। वह अपने हाथ से तलवार की मूठ को हल्का सा छूता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि अगला कदम क्या हो सकता है। दीवान साहब का हुक्म है, या तो कल सूरज ढलने से पहले मीठी उनके महल की डोली में होगी, या फिर। वह रुकता है, चारों तरफ देखता है और धीरे से शब्दों को और भारी बनाते हुए कहता है, परसों कुलधरा की राख पर सलीम सिंह का कब्जा होगा। पूरा गांव जैसे सांस लेना भूल जाता है। सैनिक आखिरी वार करता है, चुन लो, एक लड़की की जिंदगी या पूरे गांव की मौत। ये शब्द हवा में नहीं, हर दिल में उतर जाते हैं। मंदिर की दीवार के पीछे खड़ी मीठी सब कुछ सुन चुकी थी। उसके हाथ में रखा दही का बर्तन धीरे धीरे कांपने लगता है। उसकी उंगलियां डीली पड़ती हैं और फिर वह बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है। पत्थर पर गिरने की आवाज पूरे माहौल को चीर देती है। दही चारों ओर फैल जाता है, जैसे किसी ने सफेद सपनों को जमीन पर पटक दिया हो। मीठी स्थिर खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसका दिल तेज धड़क रहा है, जैसे हर धड़कन उसे याद दिला रही हो कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। उसकी आंखों का उजाला जो कभी मासूमियत से भरा था, अब बदल चुका था। वह उजाला अब एक गहरी, खामोश, डरावनी दहशत में बदल गया था। और उसी पल कुलधरा की कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहां से लौटना अब शायद कभी रात का वक्त था। लेकिन कुलधरा में आज कोई सोया नहीं था। आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी में वह ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर घुला हुआ था। गांव के बीचों बीच बने उस पुराने पथरीले कमरे में 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए थे। मशालों की लपटों में उनके चेहरे कभी चमकते तो कभी अंधेरे में डूब जाते। सबके दिलों में एक ही सवाल था, इज्जत या मौत। धर्म सिंह ने भारी आवाज में कहा, मेरा खून, मेरी मीठी, वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस मिट्टी की आन है। क्या हम अपनी आन का सौदा करेंगे? एक बुजुर्ग मुखिया ने जवाब दिया, नहीं धर्म सिंह, अगर आज एक बेटी गई तो कल 84 गांवों की कोई चौखट सलामत नहीं रहेगी। हम गांव छोड़ देंगे, पर सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शतरंज की चाल चल दी गई थी। सलीम सिंह इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी हैं और वे भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने उसी काली रात का फायदा उठाया। जब गांव वाले पंचायत में व्यस्त थे, सलीम सिंह अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ दबे पांव मुखिया के घर में दाखिल हुआ। उसे पता था मीठी कहाँ है। मीठी अपने कमरे में बैठी खिड़की से रेगिस्तान की रेत को निहार रही थी। उसने सोचा था कि अगले दिन वह अपने पिता के साथ इस गांव से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे पर सलीम सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर अपने शिकार को देखकर होती है। सलीम सिंह धीरे से बोला, सोचा था कल डोली भेजूंगा, पर तुझे देखने की तलब मुझे आज ही यहां खींच लाई। वह एक कदम आगे बढ़ा। मीठी का दिल जैसे हलक में आ गया।
उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे दीवार थी। दूर रहिए मुझसे, मेरे पिता और गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, मीठी ने कांपती आवाज में कहा। सलीम सिंह जोर से हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। वे सब तो मशवरे कर रहे हैं मीठी, जब तक वे यहां पहुंचेंगे तब तक तुम मेरी हो चुकी होगी। उसने आगे बढ़कर मीठी का हाथ झटके से पकड़ लिया। मीठी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने सलीम सिंह के हाथ पर काटा, उसे जोर से धक्का दिया और चीखती हुई घर से बाहर भागी। अंधेरी रात, सुनसान गलियां और पीछे भागता हुआ वह दरिंदा। मीठी के पांव में चुभते कंकड़ उसे दर्द नहीं दे रहे थे। उसे तो बस अपनी इज्जत बचानी थी। भागते भागते वह उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गई जहां वह कभी कबूतरों को दाना डाला करती थी। पीछे से सलीम सिंह की आवाज आई, अब कहां जाएगी? इस रेगिस्तान में कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। मीठी कुएं की मुंडेर पर खड़ी हो गई। नीचे गहरा अंधेरा था और सामने मौत से भी बदतर जिंदगी। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा, अपने पिता को याद किया और जोर से चिल्लाई, मेरी मिट्टी मुझे पनाह देगी, पर तेरा नापाक हाथ मुझे कभी नहीं छू पाएगा। और इससे पहले कि सलीम सिंह उसे पकड़ पाता, मीठी ने कुएं की गहराई में छलांग लगा दी। छपाक, एक आवाज हुई और फिर सब खामोश हो गया। सलीम सिंह कुएं के पास पहुंचा। उसने नीचे झांका, पर वहां सिर्फ गहरा काला पानी था। उसका घमंड टूट चुका था। वह गुस्से में तिलमिला उठा। तभी पीछे से मशालों की रोशनी आई। धर्म सिंह और पूरा गांव वहां पहुंच चुका था। जब धर्म सिंह ने कुएं के पास अपनी बेटी की पायल गिरी हुई देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्या हो चुका है। उनकी आंखें लाल हो गईं। दुख अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने रेगिस्तान की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरी और सलीम सिंह की ओर देखकर दहाड़े, तूने एक बेटी नहीं मारी, तूने इस पूरे गांव की आत्मा को मारा है। सुन ले ए सलीम सिंह, आज से यह मिट्टी तेरे लिए जहर होगी। हमारी हर चौखट, हर दीवार तुझे बद्दुआ देगी। आज के बाद इस गांव में न कोई बच्चा रोएगा, न कोई चूल्हा जलेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा वंश, तेरा घमंड सब इसी राख में दफन होगा। उसी रात 84 गांवों के लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जाते ही एक भयानक आंधी उठी, जैसे रेगिस्तान खुद उनका दुख बांट रहा हो। सलीम सिंह वहीं रुका रहा, पर श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया था। कहते हैं अगले ही दिन से उसके घर का पानी खून जैसा लाल हो गया। उसके बेटे एक एक करके रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे और हर रात उसे मीठी की पायल की छन छन सुनाई देती थी, जो उसे पागल कर रही थी। अंत में सलीम सिंह उसी कुएं के पास मरा हुआ मिला जहां उसने मीठी का बलिदान लिया था। आज भी 200 साल बाद कुलधरा के वे खाली घर और वह पुराना कुआं वहीं खड़े हैं। लोग कहते हैं आज भी वहां मीठी की आत्मा भटकती है। शायद वह आज भी अपने गांव वालों के लौटने का इंतजार कर रही है, या शायद वह आज भी उस श्राप की पहरेदारी कर रही है। परफेक्ट। इसे भी मैंने पूरी तरह क्लीन, सिनेमैटिक, 11 लैब्स फ्रेंडली नरेशन में पॉलिश कर दिया है। फ्लैप्ड कॉन्सोनेंट्स, सही स्पेलिंग, करेक्ट लाइन, ब्रेक से नेचुरल पॉजेज, इमोशनल फ्लो, मेंटेन। समय का पहिया घूम चुका था। 200 साल बीत गए थे, लेकिन कुलधरा के उन पत्थरों पर वक्त जैसे जम सा गया था। आज का कुलधरा अब एक गांव नहीं रहा, वह एक मुर्दा बस्ती बन चुका है। जैसलमेर की तपती धूप जब इन पीले पत्थरों पर पड़ती है तो वे सोने की तरह चमकते तो हैं, लेकिन उनमें अब वह गर्माहट नहीं रही। वहां की हवाओं में आज भी एक भारीपन है, जैसे कोई दबी हुई चीख अब भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। गांव के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा है। वह चेतावनी देता है, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना जानलेवा हो सकता है। लोग कहते हैं कि यह श्राप आज भी उतना ही गहरा है जितना उस रात था। कहानी अब एक आधुनिक दौर के लड़के की नजरों से आगे बढ़ती है। उसका नाम है आर्यन। आर्यन एक शोधकर्ता है। वह भूत प्रेत, आत्मा या श्राप जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए हर रहस्य का
एक वैज्ञानिक कारण होता है। वह अपने कैमरों, रिकॉर्डर और आधुनिक मशीनों के साथ कुलधरा पहुंचा है। उसका मकसद साफ था, यह साबित करना कि यह सब सिर्फ इंसानी डर और वहम है। शाम के साये गहरे हो रहे थे। सूरज धीरे धीरे रेत के पार डूब रहा था। आर्यन उन सुनसान गलियों में चल रहा था। हर घर की चौखट अब भी वैसे ही खड़ी थी, जैसे कल ही लोग इसे छोड़कर गए हों। लेकिन एक बात अजीब थी, वहां कोई पक्षी नहीं था, ना कोई चहचहाहट, ना कोई हलचल। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपने ही जूतों की आवाज एक धमाके जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ा जहां कभी मीठी ने अपनी जान दी थी। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और हल्की मुस्कान के साथ मजाक में कहा, मीठी, अगर तुम यहां हो तो कोई संकेत दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा का रुख बदल गया। तपता हुआ रेगिस्तान एक ही पल में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आर्यन के हाथ कांप गए। उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। रिकॉर्डर की सुई तेजी से ऊपर नीचे जाने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर चीख रहा हो। लेकिन कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन। आर्यन वहीं जम गया। यह आवाज किसी इंसानी जुबान की नहीं थी, ये पायल की खनक थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दूर एक टूटे हुए खंडहर की छत पर उसे एक साया दिखा, एक धुंधली आकृति जो लाल और पीले रंग के कपड़ों में थी। वह साया स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें आर्यन पर नहीं थीं, वह देख रही थी उस रास्ते को जहां से 200 साल पहले कुलधरा के लोग हमेशा के लिए चले गए थे। आर्यन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, लेकिन लेंस के पीछे उसे जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे की स्क्रीन पर मीठी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह डरावना नहीं था। उसकी आंखों में एक अनंत इंतजार था। अचानक गांव के खाली घरों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य चूल्हे जल रहे हों। बर्तनों के टकराने की आवाज, बच्चों की हंसी और औरतों की धीमी बातें। एक पल के लिए कुलधरा फिर से जिंदा हो उठा था, लेकिन सिर्फ रूहों के लिए। आर्यन घबरा गया। वो मुड़कर भागने लगा। उसे महसूस हुआ कि हजारों अदृश्य आंखें उसे देख रही हैं। भागते भागते वह गांव की सीमा पर पहुंचा, वहीं जहां कभी धर्म सिंह ने श्राप दिया था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ, यहां सिर्फ इंतजार बचा है। आर्यन बिना पीछे देखे भागता रहा। जब वह अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। गाड़ी के शीशे पर धूल में एक हाथ का निशान बना हुआ था, एक छोटा सा कोमल हाथ। आज भी कुलधरा जाने वाले पर्यटक बताते हैं कि वहां उन्हें अचानक एक गहरी उदासी महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि यह मीठी का अधूरा बलिदान है। कुलधरा आज भी उस रात के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। वह श्राप आज भी उन पत्थरों की दरारों में जिंदा है, जो किसी को बसने नहीं देता, सिर्फ गुजरने देता है। इतिहास की धूल में खोया यह गांव आज भी एक सवाल पूछता है, क्या इज्जत की कीमत एक पूरे शहर का विनाश हो सकती है? कुलधरा का सन्नाटा ही इसका जवाब है। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन कुलधरा की जमीन आज भी वैसी ही प्यासी है। पानी के लिए नहीं, बल्कि उन कदमों की आहट के लिए जो एक ही रात में इसे छोड़कर चले गए थे। आज जब हम कुलधरा की गलियों में कदम रखते हैं तो हमें सिर्फ पत्थर नहीं दिखते। अगर आप ध्यान से देखें तो उन दीवारों पर आज भी वह पीली मिट्टी नजर आती है, जिसे कभी किसी मां ने अपने हाथों से लीपा होगा। उन छोटे छोटे झरोखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी कोई अंदर से झांक रहा हो। यह गांव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह समय का ठहराव है। एक ऐसी जगह है जहां अतीत अब भी सांस लेता है। आर्यन का अनुभव विज्ञान और विश्वास की जंग बन चुका था। वह एक तार्किक शोधकर्ता था, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया। जब वह गांव की सीमा से बाहर निकला तो उसने मुड़कर उन खंडहरों को देखा। चांदनी में नहाए वे पत्थर किसी सफेद कफन ओढ़े शरीर जैसे लग रहे थे। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, इंसान सोचता है कि उसने प्रकृति और इतिहास को जीत लिया है, लेकिन कुलधरा
गवाह है कि हम कुछ नहीं हैं। हम यहां से गुजरते हैं, पर यहां की आत्माएं यहीं रहती हैं। मैंने जो देखा वह भूत नहीं था, वह एक याद थी। एक ऐसी याद जिसे न सलीम सिंह का अहंकार मिटा सका और न ही वक्त की धूल ढक सकी। आज भी कुलधरा एक अजीब विरोधाभास है, एक शापित सुंदरता। दोपहर की कड़कती धूप में भी जब कोई इस गांव के बीचों बीच पहुंचता है तो अचानक तापमान गिर जाता है। एक ठंडी लहर शरीर को छूकर गुजरती है। स्थानीय चरवाहे कहते हैं कि उन्होंने कई बार दोपहर के सन्नाटे में किसी के चक्की पीसने की आवाज सुनी है। कभी कभी हवाओं के साथ एक धीमी लोरी भी सुनाई देती है। गांव के किनारे खड़ा वह पुराना मंदिर अब वीरान है, लेकिन उसकी सीढ़ियां आज भी साफ हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर रोज उन्हें बुहारता हो। लोग कहते हैं वह मीठी है। वह आज भी उन सीढ़ियों पर बैठकर उस रास्ते को देखती है जहां से उसके बाबा और उसका गांव हमेशा के लिए चला गया था। वह आज भी इंतजार कर रही है, शायद कि कभी वह श्राप टूटे और उसके अपने वापस लौट आए। हजारों बार कोशिश की गई कि कुलधरा को फिर से बसाया जाए। कुछ लोगों ने यहां घर बनाने की कोशिश की, कुछ ने यहां रात बिताने की जिद की, लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी यहां बसने आया वह कभी टिक नहीं पाया। किसी के घर में अचानक मौतें होने लगीं, कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ऐसा लगता है जैसे वह मिट्टी अब इंसानों को स्वीकार नहीं करती। धर्म सिंह का वह श्राप जो यहां बसेगा मिट्टी में मिल जाएगा, आज भी उन पत्थरों के कण कण में बसा हुआ है। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, यह एक गांव का प्रतिरोध है उस दुनिया के खिलाफ जहां इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। सलीम सिंह का अंत बहुत बुरा हुआ। आज उसका नाम इतिहास में एक कलंक की तरह दर्ज है। उसका महल खंडहर बन चुका है और उसके नाम पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। लेकिन मीठी, वह आज भी जिंदा है। हर उस इंसान के दिल में जो स्वाभिमान की कीमत समझता है। वह अब कुलधरा की यही दो उन खामोश गलियों की धड़कन बन चुकी है। कुलधरा हमें सिखाता है कि महल और किले ढह जाते हैं, लेकिन एक इंसान का चरित्र और उसका त्याग हमेशा जीवित रहता है। रेगिस्तान की आंधियां शायद एक दिन इन पत्थरों को मिटा दें, लेकिन कुलधरा का सन्नाटा हमेशा कहता रहेगा, जहां इज्जत नहीं वहां जीवन नहीं। आर्यन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। धूल उड़ती है। कुलधारा पीछे छूट जाता है, लेकिन उसके कानों में अब भी एक आवाज गूंज रही है, एक टूटी हुई पायल की खनक और एक धीमी फुसफुसाहट। फिर आना, हम